वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ अजीज। आज की सबसे अहम खबर, आज आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने इस्लामाबाद में यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी अहम बातें हुई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, एक लाउड मैसेज दे दिया गया उन लोगों को जो पाकिस्तान पर बुरी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद मायूसी फैलाना है, ये भी बता दिया गया। कुछ अहम पॉइंट्स इस मीटिंग के, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सबूत हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तख्लीक और मस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। हमारी अफवाज हर किस्म के ख़तरे और साजिश के ख़िलाफ़ हमादम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। ओके, ये तो आपने खबरें मुख्तलिफ चैनल्स पर देखनी होंगी। क्योंकि आई वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो मैं आपको कुछ और बातें शेयर कर लेती हूँ। माहौल जो था वो बहुत अटेंटिव था इस मीटिंग का। थ्रू आउट जो ये एक इंटरेक्शन थी, इसमें शुरू में जब आर्मी चीफ ने खिताब किया तो लोगों ने सुना, मगर बीच में वो अपने क्वेश्चंस जब करते थे तो क्रॉस क्वेश्चन भी हुए। सो इट वाज एन ओपन फोरम। दूसरी तरफ इसी मीटिंग में ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। उन्होंने भी एक स्पीच की। उन्होंने अपनी स्पीच को मुख्तसर रखा। उन्होंने कहा कि जो मेन थीम है वो आर्मी चीफ ने एड्रेस कर लिया है। जो ख़ास तौर पे हमने देखा कि सिक्योरिटी के मामलात पर, फॉरेन पॉलिसी के मामलात पर जो रीसेंट थ्रेट आई ईरान की तरफ से, इन सब पे बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र रखेंगे तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। बीच में एक स्टूडेंट ने ये सवाल भी किया कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर हर तरफ खतरात ही खतरात नज़र आते हैं इर्द गिर्द। सो हमारे लिए एक सिक्योर माहौल में रहना हमें मुश्किल होता है, हमें टेंशन होती है। एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया, जिसके जवाब में आर्मी चीफ का कहना ये था कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसको ख़तरात ना हो। फिर उन्होंने मिसालें दी, बताया कि कैसे कैसे किस किस को अपने बॉर्डर पर किन किन ख़तरात का सामना होता है। पाकिस्तान को भी इज़ नो एक्सेप्शन। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आपका माहौल हर वक्त साजगार हो, हर वक्त ठीक हो। ये ख़तरात, ये चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ और इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम फेस करेंगे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरक्की की राह में इसकी वजह से देरी हो या इसमें मुखल हो। और भी कुछ बातें हुई, सियासी बातें भी हुई माज़रत चाहती हूँ, जिसमें उनका कहना ये था कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी तरफ मुल्क जा रहा है। इलेक्शन के बारे में बार बार कहा गया कि इलेक्शंस अब होने जा रहे हैं, सो आप अपना वोट कास्ट कीजिए, लेट्स एक्सरसाइज योर राइट। और बातों में भी उन्होंने ये बात क्लियर कट कही कि जो भी मामलात होते हैं पाकिस्तान में वो एक प्रोसेस के थ्रू ही हो रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम जो चीज़ है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है वही एक्शंस पाकिस्तान में होते हुए नज़र आए हैं। सो इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। मैंने कहा क्योंकि आई वाज प्रेजेंट, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ वहाँ के मामलात। अपने गले के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। दूसरी जानिब सर्द मौसम में इंतखाबी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सियासी जमातें मुख्तलिफ शहरों में जाकर मैदान जा रही हैं। लग रहा है फाइनली उनको यकीन आ गया है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। वोटर्स को राग़िब करने की कोशिश भी हो रही है। आज नून लीग ने नानकाना साहब, जबकि पीपल्स पार्टी ने सरगोदा के शहर भलवाल में मैदान सजाया। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा, जबकि बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख नवाज शरीफ और नून लीग की जानिब रहा। नवाज शरीफ ने नानकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं मुकामी में वज़ीर आज़म था और लेट्स सी उन्होंने क्या कहा।
हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। अगर वही दौर हमारा चलता रहता और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, नवाज शरीफ को 5 जज मिलकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना निकालते और नवाज शरीफ की हुकूमत बरकरार रहती, मैं दावे से कहता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से एक भी शख्स आज बेरोजगार ना होता। ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। मैया नवाज शरीफ ने अपने वालिद के लिए लाडले की छाप को दुरुस्त करार दिया, उन्हें भी देखिए। नवाज शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो मुसलसल ये दावा करे हैं कि वो इलेक्शन के बाद आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर वज़ीर आज़म बनने की पोजीशन में होंगे। आज भलवान में खिताब करते हुए उनका कहना था कि जब भी शेर की हुकूमत बनी तो अवाम का खून चूसा गया। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। आप चाहते हो कि उसी शख्स को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाए, ताकि जो सियासतदान जब वो बीमार होते हैं वो तो लंदन पहुंच जाते हैं बेचारे। 3 दफा वजीर आजम बने, आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका। एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे। क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है? मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन, सियासी कैदी रहे। मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। चौधरी मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लफ्जी जंग में नजर आ रही हैं, लेकिन लोगों, मैंने एक पोल भी किया सोशल मीडिया पे, बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि ये जेन्युइन है। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग का हिस्सा है और जब हुकूमत बनेगी तो आप लोग फिर इकट्ठे होंगे। योर कमेंट्स? नहीं, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में सबसे पहले इलेक्शन की डेट डिमांड की, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेड्यूल का डिमांड किया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो दिया, 10 पॉइंट्स दिए जो कि प्रो पीपल मैनिफेस्टो है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दिया। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैंपेन शुरू की। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो ये बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि ये माइंड सेट से निकल ही नहीं सकते। एक आता है तो वो कहता है कि उठाकर उसको जेल में डालूंगा, दूसरा आता है तो कहता है उसको जेल में डालूंगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 कोई सियासी कैदी नहीं रखा, किसी को जेल में नहीं डाला, बल्कि जो जेलों में लोग थे उनको रिहा किया, जजों को रिहा किया, सबको रिहा किया। तो ये फर्क है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। जो लाडला वाली बात है, मैं समझता हूँ कि वो लाडला जो है वो लाडले की लड़ाई नहीं है, बल्कि अनोखे लाडले की लड़ाई है। लाडले तो दोनों हैं सिस्टम के, कभी कोई लाडला बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। सो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कभी लाडला बनी? वैसे पीपल्स पार्टी बन नहीं सकती। क्यों? पीपल्स पार्टी की बुनियाद चूंकि इस मुल्क की मेहनत का शवाम पे है। इस वक्त भी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ये आपने क्यों दिए हैं जी, ये तनख्वाह कैसे डबल होगी? सबसे पहला हमें सवाल होता है। मैंने उनको कहा कि मैं लेबर का इंचार्ज रहा हूँ, तो मैंने तो 100% से ज्यादा तनख्वाह बढ़ाई थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 5 साल के अंदर। मैं आपको गिन देता हूँ। पहले साल 2008 में 25%, 2009 था उसमें 20%, 2010 में 50%, 2011 में फिर 20% और 2012 में फिर 25%। हिसाब लगा ले कितना बनता है। मुझे तो ट्रेड यूनियन के लोग कह रहे हैं या एम्प्लॉइज के नुमाइंदे कह रहे हैं कि आपने तो पहले 135-40% बढ़ाई थी, आप क्यों कम कर रहे हैं? अब और ज्यादा करें, 150% बढ़ाएं। बिजली फ्री 100 यूनिट, 300 यूनिट सोलर को लेकर आ रहे हैं, लेकिन थर में ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि वहां पे बिजली 100 यूनिट फ्री दी जा रही है,
जो थार के कोयले से बिजली पैदा हो रही है वो 9 रुपए 90 पैसे का यूनिट है। इस वक्त 3260 मेगावाट बिजली जो फैसलाबाद को आ रही है वो थार के कोयले से पैदा होने वाली बिजली आ रही है। हम विंड पे जा रहे हैं, विंड पे 11,500 मेगावाट का मुआहदे थे जो इस 16 महीने की गवर्नमेंट ने नहीं होने दिए। फिर हम सोलर पे जा रहे हैं, सोलर मेन चीज है। फिर उसके बाद हम बूंजी शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे 7,300 मेगावाट बिजली है। ये नीलम जेलम किसने शुरू किया था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। गाजी बरोथा किसने शुरू किया था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने। सो हम ये कहते हैं कि अगर 9-10 रुपए का यूनिट है तो अमीरों को डबल कर देंगे, गरीबों को फ्री कर देंगे। बट चौधरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो ये 18 महीने की इस कदर बदकिस्मत हुकूमत है कि ना उसको नून लीग ओन करती है ना इसको आप ओन करते हैं। चलिए ठीक है, आप तो एलाई थे, आप इसको ओन करने के थे। प्रिया देखें, हम अपनी वजारतों को ओन करने के लिए तैयार हैं। सो उस पे क्वेश्चन है चौधरी साहब, मेरा सवाल अगर सुन ले, फॉरेन पॉलिसी आपके पास थी सर, अभी जो ईरान के साथ हुआ मुझे बता दें। नहीं, आप मेरी वजारत, जो मेरे पास वजारत थी, फॉरेन पॉलिसी हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास वजारत खारजा थी, हिसाब ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज थी, हिसाब ले लीजिए। बाकी जो वजारतें थी उनका हिसाब ले लीजिए, वो अपना दें। फाइनेंस उनके पास थी, महंगाई उन्होंने कंट्रोल करनी थी। पावर उनके पास थी, उन्होंने बिजली की कीमतों का तयन करना था। पेट्रोलियम उनके पास थी। तो जो हमारे पास नहीं थी उनका ब्लेम हमें क्यों देते हैं? और ये बात सुने एक मिनट, ये बात भी मैंने नहीं शुरू की। ये एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। तो जब वो नहीं उठा सकते तो हम क्यों उठाएं? ठीक है, और आप डरा भी रहे हैं कि दोबारा आ गए तो बहुत शदीद इंतकाम होगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आपके पास नहीं थी, सो जो इंतकामी कार्रवाई हुई है वो आप सोली PMLN को कह रहे हैं कि उन्होंने की और वो मजीद करेंगे आकर, राइट? नहीं, हम तो देखिए ना, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले इमरान खान को कहा कि आप के खिलाफ हमने एक नो कॉन्फिडेंस, हमारा आईनी हक था, हमने कर दिया, आप इस्तीफे ना दें। उसको उस वक्त बात समझ नहीं आई। 150-55 लोग थे, वो असेंबली में होते तो कितनी ताकतवर अपोजिशन होती। फिर हमने कहा कि आप हुकूमतें ना तोड़ें, पंजाब की और KP की, उनको बात समझ नहीं आई। फिर जब मुज़ाकरात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए थे, आप तो बहुत बाखबर हैं, जरदारी साहब ने उठकर तकरीर की थी ना असेंबली के अंदर और कहा था कि अगर ये हम सियासी मसाइल अगर सियासी लोग हल नहीं करेंगे, कोई और आके कराएगा तो उसके अपने मोटिव्स होंगे। तो उस पे हमने इनिशिएट कराया था। ना इमरान खान मान रहा था, ना मौलाना फजल रहमान, रूट कर चले गए थे। बिलावल साहब, आपको याद है ना, डेरा इस्माइल खान जाकर मनाया था मौलाना साहब को। मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात में तय हो गया। उन्होंने कहा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, बजट के बाद। PDM ने कहा लास्ट वीक। महीना तो तय हो गया था। उन्होंने कहा हम खान साहब से पूछते हैं। खान साहब ने कहा कि अगर 14 मई को तोड़ते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। और फिर 14 मई से पहले 9 मई हो गया। जब 9 मई हो गया तो फिर इत्तेहादी हुकूमत ने कहा कि हमने इमरजेंसी लगानी है। हमने कहा नहीं लगाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने इमरजेंसी लगानी है, इमरजेंसी लगानी नहीं लगाने देंगे। PTI पे पाबंदी लगानी है। हमने कहा ये रास्ता ना खोलें, आज PTI पे लगेगी, कल को किसी और पे लगेगी। तो पीपल्स पार्टी ने बतौर एक मैच्योर पार्टी की अपना रोल अदा किया। हमने तो फौजी अदालतों की मुखालफत भी की थी, ठीक है, और कहा था कि ये ना करें। तो जो पीपल्स पार्टी एक सीनियर पार्टी और मैच्योर पार्टी के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकती थी। आज भी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे। नून तो नहीं कह रही, हम कह रहे हैं ना कि नहीं ये गलत है, जो जिस तरह से जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में हम भी फेस कर रहे हैं, मेरे सपोर्टर्स को भी फेस करना पड़ रहा है। ये कोई तरीका तो नहीं है इलेक्शन का, राइट? ठीक है चौधरी साहब, आई नो आप बड़े बिजी हैं इस वक्त, लेकिन अगर हमारे साथ रहे, आई कैरी दिस फॉरवर्ड। राना एहसान अफजल साहब, आपने सुन ली जो बात जहाँ डिफरेंट है PMLN एंड पीपल्स पार्टी। हैविंग सेड दैट, ये जो लफ्जी जंग 90 की दहाई की तरफ आपको नजर आ रहा है, उससे ये आपको लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा आफ्टर द इलेक्शन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, PMLN की सियासत में कोई मैसिव यू टर्न्स नहीं आए, और अगर आप हालिया तारीख ही निकाल के देख लें तो बिलावल भुट्टो साहब इसी जज्बे जोश के साथ शहबाज शरीफ की तारीफें किया करते थे। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आखिरी असेंबली की स्पीच में भी उन्होंने तारीफें की। ये तो इसी तरह वो जब सेंसस को नोटिफाई करना था, लेकिन वो उसमें तो भी पीपल्स पार्टी करना तो चले अच्छी बात हो गई। वो तो शहबाज शरीफ साहब भी घसीटने की बातें करते थे। वो तो हर नहीं, आई मैं गेस तो सियासी बता रहा हूँ कि ये तो 6 महीने पहले की बात है ना।
6 महीने पहले जो तारीफें कर रहे थे, आज वो लफ्जी बमबारी कर रहे हैं। तो पीएमएलएन की तो ये सियासत नहीं है, और पीएमएलएन का टारगेट भी जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है। देखें, कोशिश ये की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो एंटी पीएमएलएन वोट है या जो पीटीआई का वोट है उसको अट्रैक्ट किया जाए। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की जो है वो प्रेजेंस उस तरीके से नहीं है, और कोशिश वो बहुत कर रहे हैं, और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ यही है कि आप पीएमएलएन को टारगेट करें और उनके ऊपर। अब देखें ना, जितनी उन्होंने बातें की कि तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, चौथी दफा बारी लेने जा रहे हैं, तो ये चौथी दफा बारी नहीं लेने जा रहे, तो ये भी तो चौथी दफा के कैंडिडेट हैं। फिर ये कहते हैं कि जी हमने गरीबों का खून चूस किया, हमने तो 4% इन्फ्लेशन पे महंगाई रखी पूरे 5 साल। साहब, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मैसर है। अभी आपने चौधरी साहब की बात सुन ली, कहते हैं तो मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ कहाँ कहाँ मैसर नहीं है, वरना ऑन बप्पी साहब मौजूद हैं। सो ये तो 2 वर्सेस 1 हो जाएगा इस शो में, 3 वर्सेस 1 हो जाएगा। आई विल आल्सो एग्री विद देम। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ रही है आपको? नहीं, बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमने नहीं देनी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो केयर टेकर हुकूमत ने देनी है और ईसीपी ने देनी है। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर किसी ने कानून तोड़ा है और उसके साथ कानूनी कार्रवाई ना हो तो इसका मतलब है कि उसको फेवर किया जा रहा है। तो ये मामलात इस बेसिस पे पीएमएलएन कहां से शामिल हो? पीएमएलएन को आप किस तरह? बिलावल भुट्टो इल्जाम लगा रहे हैं कि नून लीग पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। दानियाल अजीज भी ये इल्जाम लगा रहे हैं। सो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कुछ भी, हम कौन सी हुकूमत कर रहे हैं इधर के हम किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं? और पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी उसके अंदर तो बस पार्टी भी शामिल थी है कि जो कुछ हो रहा है उसका फायदा आपको हो रहा है। एक हसीन इत्तेफाक है। नहीं, कोई फायदा हमें नहीं हो रहा। ये फायदे की अगर आप बात करें तो जो सिंध में हो रहा है उसका फायदा पीपल्स पार्टी को हो रहा है, एमक्यूएम के बकौल। जो सिंध में हो रहा है, जो ईसीपी वहां कर रही है बकौल एमक्यूएम के, या जो केयर टेकर हुकूमत है, या जो लोकल इंतजामिया है, वो सारा झुकाव, सारा फ्लो पीपल्स पार्टी की तरफ है उनके बकौल। जीडीए भी ये इल्जाम लगा रही है। तो ये जहां जो पार्टी जिसको चैलेंज होता है वो इसी तरह के इल्जाम लगाती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती उस तरीके से, और वो यहाँ इस तरीके से स्पेस बना रही है, इल्जाम लगा रही है। हमें कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा है जो उनको बिलावल को नहीं मिल रहा? यहाँ तक तो आपने एग्री किया है कि पीएमएलएन को कंडेम करने से आप पॉपुलर होते हैं पंजाब में इन अ सर्टेन ग्रुप। नहीं, इनकी स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की, इनकी भूल है, इनका ख्याल है। इनको लगता है कि इस तरह से उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जो कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इस सारी दगोदो के बाद पीपल्स पार्टी का वोट, क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी वो कहे 300 यूनिट हमने फ्री देनी है बिजली सोलर पैनल से, और 300 यूनिट से नीचे इस्तेमाल करने वाले 65% सार्फिन है, और कितने सोलर पैनल उसके लिए चाहिए और कितने उसके लिए डॉलर चाहिए ये वो किसी को नहीं बताएंगे। Okay. तो ये क्वेश्चंस अभी पूछे थे, these are legitimate questions. These are legitimate questions. We will raise them. सवाल लीजिएगा, इसके सवाल का जवाब नहीं वो देंगे कि कितने मेगावाट सोलर पैनल चाहिए और उसके लिए कितने डॉलर दरकार है, इसका जवाब नहीं है। ये हवाई पुलाव जो लोगों को खिला रहे हैं, ये ऐलान तो वैसे आप भी इसी किस्म का करें। आप कैंपेन नहीं कर रहे इसलिए आपको शायद पता नहीं है, फॉलो अप द कैंपेन। लेकिन आई कम बैक, ये भी एक अलमिया है कि आप क्यों कैंपेन नहीं करें। आई कम टू दिस, आई विल नॉट लेट यू गो विदाउट आंसरिंग दैट। बप्पी साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करें और नामजद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करें। कल ये कहा जा रहा था कि जो संडे को बाहर नहीं निकलेगा उनके टिकट आपस में अदल बदल कर देंगे। इस कदर कंफ्यूजन है सर, आपको लग नहीं रहा कि अभी जो आप लोग मैसेजिंग कर रहे हैं इससे सिर्फ आपकी कंफ्यूजन मजीद बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 मिनट देते हैं तो मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे उम्मीदवारों के साथ हो क्या रहा है। बाकी तो छोड़ दें, इनके तो चले बड़े जलसे हो रहे हैं, कहीं बिलावल साहब कर रहे हैं, कहीं नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो खमान साहब की सिर्फ फोटो अगर पैना फ्लैग्स पे लगा के किसी जगह पे लगा दे तो वो भी फाड़ दिए जाते हैं। इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ले जाने की, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं है। और तो और अगर आपके टॉक शो के ऊपर उनका नाम भी खान साहब का लेना जो है ना वो भी ममनुआ करार दिया गया है। आप उनकी फोटो भी ब्लैक करके उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देते होते हैं। इससे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा?
मैंने एक टॉक शो में भी कहा था, आप बाकी सारा लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दें, सिर्फ खान साहब की एक ऑडियो टेप यहाँ भिजवा दें जिसमें ईया का नाबुद ईया का नस्तईन वो कह रहे हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें। मैं आपको बता दूंगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में होगा क्या। देखिए कंफ्यूजन की बात करें, जिस दिन अगर कंफ्यूजन में मैं ऐड कर दूं, आतिफ खान साहब बड़े सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ने हदायत की, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने हिदायत की कि जनरल और मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारों की लिस्टें दिखाई जाएं, नहीं दिखाई गई। बानी चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है टिकट किसे दे दिए गए हैं। ये सब प्रिंट हो रहा है, ये सब लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे कंफ्यूजन नहीं फैलेगी? मैं थोड़ा सा आपको अगर क्लियर कर दूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी तो उस दिन पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जी आप बल्लेबाज के जो है टिकट जमा करा दें। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस वक्त तक ये फैसला नहीं हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बल्लेबाज के टिकट जमा कराने जा रहे थे, तो उस वक्त फेक टिकट्स भी मार्केट में आ चुकी थी। कौन भेज रहा था इसके बारे में बाद में बात की जा सकती है। उसी रात को जो पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी हुई थी, वो कहीं से एक और लिस्ट भी जारी होगी जिस पर मिक्स एंड मैच करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसाफ.pk के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ, और ये मैं आपको पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं गाँव और देहातों की बात कर रहा हूँ कि वो लोग जाके इंसाफ.pk देखते हैं और जिस कैंडिडेट का नाम वहां पर नजर आ रहा है वो उसको फॉलो करते हैं। जो खान साहब की स्टेटमेंट जो आतिफ खान साहब ने दी वो बड़ी क्लियर है। खान साहब से जब पूछा गया कि कहीं जगह पे बहुत सारे नजरियाती वर्कर को इग्नोर कर दिया गया, तो उन्होंने ये कहा था क्योंकि टाइम थोड़ा था और मेरे साथ वुकला का एक्सेस बहुत थोड़ा दिया गया, तो बहुत ज्यादा उस पे जो थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस था वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका। अब इसको तोड़ मोड़ के बयान किया गया। और जहां तक ये जो कैंडिडेट्स की बात है, मैं आपको कहूं, देखें जो ख्वाहिशात होगी उसके ऊपर तो किसी का मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा पॉपुलर वोट बैंक है, तो यकीनन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। कई ऐसे लोग जिनको टिकट से मिला आजाद खड़े होंगे, तो उसके लिए पार्टी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी में टिकट लेके लोन वालों की लाइन नहीं है या वहां पे लोग लेना नहीं चाहते, तो यकीन दूसरा कैंडिडेट मौजूद नहीं, लेकिन जहां पे 10 लोग खड़े और पता है कि इतनी बड़ी अप्रूवल रेटिंग है, वहां यकीन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फैलेगा। बट आई कैन अश्योर यू दिस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 8th of February। 8 फरवरी को लोग बहुत क्लैरिटी के साथ आएंगे। जिस किस्म के मज़ाक़ेज़ हमें निशानात दिए गए उसके बावजूद भी लोग निकलेंगे। सो इस किस्म का कंफ्यूजन किसी भी तौर पे उस दिन के रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर पाएगा। जी राइट, हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आजकल जो इंटरेक्शंस हो रही हैं यूथ के साथ, चाहे DJSI की हो, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, उसमें जो पॉलिटिशियंस की क्वालिटी है या उनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, इस पर ज़रूर कोई ना कोई बच्चा अक्सर उठ के सवाल ज़रूर पूछ लेता है। राना साहब, मुझे पर्सनली, मैंने कहा था आई सेड ऑन एयर, पर्सनली दुख है व्हेन पीपल लाइक यू कैन नॉट गेट द टिकट। अब आप कहेंगे मुझे टिकट नहीं चाहिए था, कोई मसला नहीं है, बट आप पढ़े लिखे हो, आपने परफॉर्म भी किया हो, और फिर या तो आपसे बेहतर कोई पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी हो, ज़्यादा लॉयल हो, जब वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये यूथ के सवाल हैं, आप छोड़ दें कि ये मैं सवाल करी हूँ, या आपसे बच्चा सवाल करेगा। अपोजिंग जो कैंडिडेट है वो जुमा 8 दिन आपकी पार्टी में आए हों और वो ऐसे मज़े से टिकट फिर अपने बेटे को दे दें और ख़ुद साइड पर हो जाए, सो इससे क्या वुक्कत बढ़ती है वोट की और टिकट की, या कम होती है? इज्जत मिलती है या बेतौकीरी होती है? डेफिनेटली मेरे लिए सेटबैक था। हम लोग 30 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मेरे वालिद साहब इस जमात के साथ 30 साल से मुंसलिक हैं और उनके वफात के बाद मैं भी और हल्के के अंदर काफ़ी काम किया, लेकिन पार्टी ने अपनी कमिटमेंट पूरी की और वो समझती है कि कमिटमेंट अगर किसी से की जाए तो वो बड़ी लाजिम थी पूरी करनी। बहरहाल ये भी हसीन इत्तेफाक है कि कमिटमेंट हमजा शहबाज के हल्के पे नहीं होती, मरीम नवाज के हल्के पे नहीं होती, नवाज शरीफ साहब के हल्के पे नहीं होती, किसी और बेचारे के हल्के पे हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं इस पर्सनल सेटबैक से की वजह से जो मेरा मिशन है पॉलिटिकल सर्विस, या कह लें कि इसके जरिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, जो भी मैं कर सका मुल्क के लिए, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि हमारी ये पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि हम अपनी पर्सनल सेटबैक्स की वजह से जमातें चेंज करें और एक जमात के साथ ही हमने सियासत ठीक है, लेकिन ये क्या पार्टी में को इत्तेमाद में लिया था राजा रियाज ने बेटे को अवॉर्ड करने से पहले टिकट? नहीं, मेरे लिए ये न्यूज़ थी और मैं
इस मुद्दे को जरूर पार्टी के साथ, जब लीडरशिप के साथ मुझे मौका मिला तो मुझे मेरे साथ वो राब्ते में हैं और मैं जरूर इस गिले को उनके साथ करूंगा। लेकिन आई एम विद माय पार्टी, आई एम सपोर्टिंग PMLN भरपूर तरीके से। तो क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी जमात जो है वो पार्टी है जो पाकिस्तान को इस माशी दलदल की निकालेगी और तरक्की की राह पे लेके। राइट ऑन अब्बास बप्पी साहब, आप ही पुराने साथी हैं, लेकिन आई डोंट नो पार्टी का क्राइटेरिया। द क्वेश्चन इज, आप तो खुद कह रहे हैं कि PTI शदीद मुश्किल में है। इस मुश्किल में जो लोग साथ भी खड़े रहे, तकलीफें भी उठाई, अब और वो क्या करें? क्या एग्जैक्टली उनको करना है कि उनको टिकट मिलता? बहुत सी जगहों पे आपके भी यही शिकायत आई हैं। अच्छा देखें, जहां तक एहसान साहब की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यंग फेस ही शुड हैव बीन, बट इशू अगर कहां पे उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो देन यू विल फाइंड इट वेरी एक्यूरेटली। जिस साहब को इनकी जगह पे टिकट दिया गया वो कौन थे? वो हमारी पार्टी के इलेक्टेड MNA थे, जी, लेकिन जिन्होंने आपने भी जब टिकट दिया था उस वक्त आपकी पार्टी में भी वो इसी तरह आए थे कुछ अरसा पहले। उससे 1.5 साल पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारी पार्टी में शामिल हो चुके थे। 2016 में इनकी शमूलियत थी। हैविंग सेड दैट, जब 22 में राजा रियाज साहब को बमाए उन 20 लोगों के सिंध हाउस में ले जाके 15-15, 20-20 करोड़ के अवज उनको सेल परचेज किया गया, allegedly चले अलेजेडली, तो उसके साथ एक कमिटमेंट भी थी कि अगर आज आपने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो जहां जहां से आप इलेक्ट वहां से आपको नून लीग का टिकट दिया जाएगा। सो आज यकीनन एहसान साहब जब ये कह रहे होंगे कि जी पार्टी कमिटमेंट है, बट ऑन द फ्लिप साइड इफ यू लुक एट इट, उन्होंने तो कमिटमेंट की थी, आप लोगों ने क्या रीजन है, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया उन लोगों को टिकट? आज आप तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए हमारा साथ दीजिए, आप गद्दारी कर लीजिए, आप तहरीक इंसाफ को फेंक दीजिए, ये पैसे भी लीजिए और टिकट भी लीजिए, तो कल को आपको टिकट दिया जाएगा। तो यकीनन फिर जब एहसान साहब जैसे लोगों के साथ होगी, एंड मैं अपनी पार्टी के साथ, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से कह दूं, 99.9% लोगों को जिनको टिकट दिया गया वो सारे वो लोग थे जो पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, एंड वो लोग जो पार्टी के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ रहे। कई लोगों का था जी आपने वुकला को क्यों टिकट दिया? बिकॉज वुकला का जो पिछले 8 या 10 महीने का 1 साल के साथ जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब आई कुडंट गो टू ज़मान पार्क, those वुकला they could go to ज़मान पार्क। उनका जो एक्सेस था वो खान साहब के साथ था, they made an effort, वो 180 केस उनके साथ लड़ते रहे उनके ऊपर। so the party made a very fair decision। कहीं ना कहीं अगर 2-4 फैसलों में ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी ऑब्वियसली रीजन ये भी थी कि खान साहब क्योंकि इस वक्त सलाखों के पीछे ही कुडंट बी रियली आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं उन्होंने राइट। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम चलते हैं कराची की तरफ। मुल्क में 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर हर गुजरते दिन के साथ अब हम कह सकते हैं कि करीब आ रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी कई हलकों पर कांटेदार मुकाबला देखा जाएगा। कराची के 90 लाख से ज्यादा वोटर 8 फरवरी को कौमी असेंबली की 22 नशिस्तों पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2018 में तहरीक इंसाफ ने कराची की 21 में से 14 नशिस्तें जीती थी, लेकिन इस बार बल्ले का निशान ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है। कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, और अगर तहरीक इंसाफ के अरकान पर दबाव डालकर मुतनाज़ा इंतखाब ना हुआ होता तो आज कराची के मेयर हाफिज नईमुर रहमान होते। हालिया इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी ने कराची की तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। हाफिज नईमुर रहमान 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन जीतने की सूरत में शहर के लिए अहम मंसूबों का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब। थैंक यू सो मच हाफिज साहब। यकीनन जमात इस्लामी भी रिवाइवल की कोशिश कर रही है कराची में, लेकिन जो एक रिवाइवल जलसा MQM ने किया है उसके बाद व्हाट डू यू थिंक, उनका ग्राफ ऊपर हुआ है? नहीं देखें, जलसे तो सब लोग कर लेते हैं और MQM ने बड़ी स्ट्रगल करके, और मुझे मालूमात तो हैं, लेकिन मैं किसी के जलसे पर यह कमेंट कर दूं कि नहीं साहब वो बहुत छोटा था बहुत बड़ा था, मेरे नज़दीक ये अहमियत के हामिल बात नहीं है। असल बात तो यह है कि लोगों की ओपिनियन किसी पार्टी के बारे में क्या है। नहीं, वो जाहिर कवरेज का एक खास पैटर्न होता है। नहीं छोड़ दीजिए, मेरा ख्याल ये है कि MQM जो है वो अब ग्राउंड जी ग्राउंड लूज कर चुकी है। MQM को लोग वोट डालना नहीं चाहते, और MQM के लिए अगर कोई मैनेजमेंट कर भी रहा है तो वो उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इंतखाब बिल्कुल करीब आएगा तो वोटिंग पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है उनके हक में। इस शहर में अगर
वोटिंग पैटर्न है किसी के हक में तो वो जमात इस्लामी है, जिसने बल्दियाती इंतखाब में सबसे ज्यादा वोट लिए थे। सीटों में उन्होंने कुछ भी किया हो, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि जमात इस्लामी के वोट सबसे ज्यादा थे और पीपल्स पार्टी तकरीबन आधे वोटों पर थी। और जमात इस्लामी ने उस वक्त कामयाबी हासिल की थी जब पॉपुलर तरीन पार्टी पीटीआई बल्ला निशान पर लड़ रही थी और 9 मई भी नहीं हुआ था। एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया तो उसके बावजूद जमात इस्लामी, एमक्यूएम ने इसलिए बायकॉट किया था कि एमक्यूएम अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी इलेक्शन में जाना, एक सीट भी वो नहीं जीत पाते, इसलिए बायकॉट किया था। जिस बुनियाद पे उन्होंने बायकॉट किया था हल्का बंदियों पे तो अभी भी उनको एतराज है, उन्होंने केस किए हुए हैं, तो अभी क्यों हिस्सा ले रहे हैं? तो अभी भी वो सिर्फ यकीन दहानियों पे हिस्सा ले रहे हैं। आवाम से उनको कोई यकीन दहानी नहीं मिल रही, कुछ और यकीन दहानियों पे तकिया है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। 18 से शुरू किया था, 14 पे आए, अब 11-10 की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अच्छा मैं जी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, हम तो बहुत सीधी बात ये करते हैं कि 22 कौमी की और 47 सूबाई असम्बली की सीटें हैं कराची में, रिजर्व सीट मिला के ये बन जाती हैं 90, 6 सेनेटर। ये बहुत बड़ी ताकत है कराची की। कराची 35 साल से अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल देख रहा है। कराची के बगैर न सूबाई हुकूमत बन सकती है न विफाकी हुकूमत, और इसको एमक्यूएम ने इस्तेमाल किया हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए। इसलिए इस्तेमाल किया कि जब उनसे कहा गया इसको गिरा दो तो गिरा दी, जब कहा गया इसको उठा दो तो उठा दी, और हर वक्त अपनी कीमत लगाई। कराची के आवाम को कुछ नहीं मिला। लेट्स बी फेयर टू देम, हुकूमत गिराने के साथ दो मिनिस्ट्रियां। हाँ, एक गवर्नरशिप भी ली, 2 एडमिनिस्ट्रेटर भी लिए, कुछ गाड़ियां भी ली, ये भी पता है मुझे, लेकिन बहुत कराची फरोख्तन व चारजा फरोख्तन, ये कि मतलब बहुत ही कम कीमत लगाई और अपने लिए तो बहुत कुछ ले लिया। वो तो उनके अपने कायद भी यही कह रहे हैं कि 2 पट्टी पे चलने वाले पे चप्पल पे आने वाले अरबपति बन गए और कराची का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये 35 साल का बड़ा तबाही का सफर है। अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अपना मैंडेट ऐसे लोगों के हाथ में दें जो हमें दोबारा बेचें, वडेरों और जागीरदारों को और चौधरियों को, और दोबारा हमारे सौदेबाजी हो, हमारे कौम के मुस्तकबिल का सौदा हो। ये वो बात है जो कराची में ट्रेवल कर रही है और ट्रेंड नहीं बदलते। पब्लिक ओपिनियन के पोल्स अब सामने आ गए हैं और ये बात पता चल गई कि जनवरी 2023 में जो ट्रेंड था उसमें जमात इस्लामी के हक में इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पहले अगर 50% लोगों का ख्याल यह था कि सबसे मकबूल लीडर जमात इस्लामी का इज़ारे मैं हूं तो मेरे नाम के साथ, और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा कराची की चीजों को लीड करती है इश्यूज पर, तो 40 उस वक्त अगर 35% राय थी जमात के लिए, तो इस वक्त वो राय 40% हो गई है और लीडरशिप के लिए 53% हो गई है। और ये मैं गैर जानिबदार सर्विस की बात कर रहा हूं, तो कहीं खड़े ही नहीं हुए बाकी लोग, इसलिए कि वो इश्यूज पर बात ही नहीं करते। ठीक है, उनको अपनी पार्टी के लिए चाहिए, अपने आप के लिए चाहिए। आपने मंशूर कराची का में पेश किया जिसमें तालीम, सेहत, साफ पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात, स्ट्रीट क्राइम का खात्मा, मॉडल पुलिसिंग, ट्रांसपोर्ट वगैरह शामिल हैं। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको सारी की सारी नशिस्तें भी दे दें कराची की, तो फिर भी आप इस पे अमल कैसे करवाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ तो आपने अलायंस में जाना नहीं है एंड मोस्ट लाइकली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होनी है। हाउ विल यू इंश्योर दैट? वैसे मैं ये आपको बताऊं, हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हुकूमत करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर आपने दे दी है। सो यू आर सेइंग कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर लेंगे? देखिए, अलायंस का मसला नहीं है, हुकूमत हमारे बगैर चल ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। कह दें हमें अल्लाह ने चाहा तो कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया तो एजेंडा मेरी जात का नहीं होगा। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि जमात इस्लामी के लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हाफिज साहब, आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत में अलायंस कर लेंगे उसी जमात के साथ जो आप कैंपेन में कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जिसने ये सारे मसाइल हल किए। मैं जो कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। ऐसा तो नहीं है ना हम सिर्फ कराची में लड़ रहे हैं, हम तो हैदराबाद में भी इस मरतबा बहुत स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। पहले हमारा ठीक है, हैदराबाद वाला चैप्टर बहुत कमजोर था, इस वक्त तो हम बहुत जबरदस्त एग्रेसिव कैंपेन चला रहे हैं। हम तो सक्खर में और लाड़काना तक में बहुत अच्छी चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि इंटीरियर सिंध में अभी वो वक्त नहीं आया कि जमात इस्लामी हर जगह बहुत टॉप पर आ जाए, लेकिन कम से कम सिंध के शहरी इलाकों में, और शहरी में मैं वो उन शहरों की भी बात कर रहा हूं जहां सिंधी स्पीकिंग लोग डोमिनेट करते हैं। इसलिए कि अब सोशल मीडिया के जमाने में आप ज्यादा लोगों को कैद नहीं कर सकते ज़हनी एतबार से। अब लोगों के अंदर एक ओपनिंग पैदा हुई है, लोग देख रहे हैं कि कौन इन पूरी माफियाज के मुकाबले में बात कर रहा है। हमारी पोजीशन वो होगी कि जिसके नतीजे में हुकूमत बनेगी। हमारा एजेंडा बहुत वाज़ेह है कि आप ये देते हो तो आ जाओ, अगर ये नहीं देते तो फिर नहीं चलोगे। सिंपल इज दैट। हमें अपनी जात के लिए नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं चाहिए। हम प्रोफेसर गफूर अहमद, रहमतुल्लाह खान, अब्दुल सत्तार अफगानी के लिए
वेलकम बैक। हाफिज नईम उल ईमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, किससे आपको लग रहा है कि मुकाबला है आपका? MQM पूरी एक आपने कहा उनके गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी कि वो एक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ PTI एक कमज़ोर पोजीशन में है, उनका निशान नहीं है। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी है। किसको आप समझते हैं कि इसके साथ हमारा मुकाबला है? देखें फरिया, पार्टियां जब लड़ती हैं ना तो मुकाबला तो होता है, ज़ाहिर है सारी पार्टियां मैदान में हैं और अपनी अपनी कैंपेन चला रही हैं, तो मैं तो ये नहीं कहता कि हमारा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी, और कराची में इतने तवील अरसे जो हमने काम किया है और गली मोहल्लों से हम वाकिफ़ हैं, पब्लिक ओपिनियन से बराह रास्त वाकिफ़ हैं। जमात पार्टी इस वक्त ऐसी नहीं है जो ग्रास रूट लेवल पे उतरी हुई हो, लोगों में लोगों की खिदमत कर रही हो, यूथ से कनेक्ट कर रही हो। तो मैं उस पर यह कहता हूं कि देखिए, पीपल्स पार्टी कराची में मेन स्ट्रीम शहर के अंदर कभी भी उसने कोई पजीराई हासिल नहीं की है। लास्ट इलेक्शन में भी जो रियलिटी है वो ये है कि इनके जो हल्के थे वो 15,000 वोट के ऊपर थे, और जहां जमात इस्लामी ने जीता वो 45,000 एवरेज वोट पे थे, 50 भी थे, 60,000 वोट पे भी थे। तो वो नंबर ऑफ हल्काज जो है उन्होंने ना अपनी हल्का बंदियों की वजह से ज्यादा नंबर्स ले लिए थे। फिर उन्होंने ज़ाहिर यूसीज भी चेंज करनी थी। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी सीटें लेने की पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी के कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पर वो इसलिए ज्यादा है कि उन देहाती इलाकों में किसी भी पार्टी के लिए काम करना आसान नहीं होता। उनके अलावा ज़ाहिर वडेरा शाही जागीरदारी निज़ाम है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमें हर जगह से सिंधी बलोच आबादी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन जहां तक मेन स्ट्रीम शहर है, 9 टाउन्स हम जीते हुए ऑलरेडी, यानी सारी धांधली के बावजूद 9 टाउन्स और 87 यूसीज में तो ऑलरेडी हम जीते हुए हैं। और फिर यह है कि अब जो पख्तून आबादी है उसका रिस्पांस देखें आप, सीधी बात है, कराची में महाजिर हो या पख्तून या कोई भी कौम, उसकी नंबर 1 तरजीह क्या हो सकती है? जमात इस्लामी हो सकती है या PTI हो सकती है। अब सब जानते हैं इस बात को। अब PTI का जब ये इशू आ गया है तो हमने तो पिछला इलेक्शन PTI की मौजूदगी में 9 मई से पहले वाली में जीता। अब तो पोजीशन उनकी ये है कि आजाद उम्मीदवारों की वजह से वो ढिल मिल भी हैं और लोग भी अनसर्टेन है कि ये कहां रहेंगे। बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और जरदारी साहब एक्टिव नजर आएंगे। अब जाहिर आजाद उम्मीदवार तो वो होता है जो कहीं भी जा सकता है और उसके ऊपर तो कोई कानूनी लायबिलिटी भी नहीं है। लिहाजा अब कराची के लोग इस तरह सोच रहे हैं। आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। नहीं, इंशाल्लाह हम देखें, हम तो PTI के सपोर्ट नहीं, हम तो देखें सीधी बात है, अभी ये मैसेज दे रहे हैं हम, देखें ऐसे हम तो अभी मैसेज ये दे रहे हैं बहुत सिंपल, PTI के सपोर्टर, इवन पीपल्स पार्टी के सपोर्टर को भी चलते फिरते तो वो भी शहर में है ना, है बिजली का बहरान तो यहाँ वो भी भुगतते हैं, MQM वाले भी भुगतते हैं, जिनका ताल्लुक भी आवाम से होता है। चलते फिरते तो हर कोई है ना, जिसको पानी का बहरान है, गैस का बहरान है, बहुत नीचे चला गया हमारा करेंगे। लेट्स से कि PTI का एक आजाद कैंडिडेट है तो जमात इस्लामी उनको अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं करेगी? नहीं, क्यों नहीं करेगी जमात इस्लामी तो देखें, अगर PTI हफ्ते तो देखें PTI बल्ले के निशान पर थी, तो जब कॉलिशन की जरूरत पड़ी इंतखाबात के बाद तो हमने PTI से एडजस्टमेंट की ना। वो अलग बात है कि उनके 32 बंदे चले गए। नहीं वो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अभी तो इंतखाब हो रहा है अवामी, पहले तो पब्लिक वोट से हो रहा है ना, वो तो हो जाए पहले। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस पब्लिक वोट में भी PTI के सपोर्टर की सबसे बड़ी चॉइस जमात इस्लामी और तराजू है, इसलिए कि यहां पर यकीनी सूरत हाल है, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आप इलेक्शन का बॉयकॉट तो नहीं करेंगे? तो जो वहाब साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग तो उन्होंने एक बातें की हैं, देयर बिट फनी, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा MQM बॉयकॉट करे तो हाफिज साहब कौमी असेंबली के रुकन बन सकते हैं। नहीं, MQM तो बाइकॉट पे शायद चली जाए, जिस तरह वो हुआ था ना बल्दियाती, तो जब आखिर में उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं बन पा रहा तो वो क्विट कर गए। तो अभी उन्होंने 18 से शुरू किया था, वो 14 पे आए, 11 पे आए। अभी जितनी उनकी बात हो जाती है उतना वो बयान कर देते हैं। आप MNA इसी तरह बने, आई थिंक आगे वही कह रहे हैं कि काम हम करते हैं। सही सुने मेरी बात, मुतज़्ज़म आप कह रहे हैं कि काम हम करते हैं, बैनर्स और तस्वीरें जमात इस्लामी लगा देती है, गटर के ढक्कन हमने दिए, जमात इस्लामी उनको कलर करके अपने नाम से लगा दिया। ये आपने क्या कलरिंग पेंटिंग शुरू की है? असल में देखें, मेरी तस्वीर या जमात इस्लामी से ना मुर्तज़ा वहाब को भी परेशानी है। आज तो निहाल हाशमी ने मेरी तस्वीर को ही हराम करार दे दिया है कि हराम है तस्वीर लगाना, और वो नून लीग है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी तस्वीर से है। तो इस तस्वीर में कुछ तो ऐसी चीज है ना, इस जमात इस्लामी के तराजू निशान में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है ना कि सभी चीख रहे हैं। You need a new cameraman। नहीं, मेरे ख्याल में मसला ये है कि ये कराची की नई तस्वीर बनने जा रही है जिस पर सबको परेशानी है। बत्ते कहां से लेंगे?
कैसे करेंगे, बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जलाएंगे कैसे, करप्शन कैसे करेंगे। तकलीफ इनको यह है, तकलीफ तस्वीर से नहीं है, तकलीफ अपनी बर्बादी से है, कराची की आबादी से। इंशाल्लाह कराची आगे बढ़ेगा। पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर एक मरतबा फिर सामने आएगी। आपने किसी से अलायंस क्यों नहीं किया इलेक्शन में जाने से पहले? असल में देखें, अलायंस से कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होते हैं और उसके नतीजे में वोटर को मैसेज ना बहुत अच्छा नहीं जाता। माजी में हम बहुत इत्तेहाद करते रहे और यही हमारे इलेक्टोरल फेलियर का एक सबब था, बहुत सारे फैक्टर्स में से। तो अब हम बहुत यकसू होकर पूरे पाकिस्तान में अपने निशान पे लड़ रहे हैं। लोकल एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है वो बनी नहीं बात। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जो पार्टियां इस वक्त लड़ रही हैं, पीडीएम की पार्टियों से क्या अलायंस करते, वो पहले ही इतना ज्यादा तबाहाल इस मुल्क को और इस शहर को और एक सूबे को बनाकर गए हैं। लिहाजा हमने बिल्कुल आवाम के साथ अलायंस का फैसला किया। ये तासुर है जमात इस्लामी के बारे में बेस्ड ऑन सर्टेन इलेक्शंस कि विकेट के दोनों तरफ खेलती हैं। आप उनको बुरा भला भी कहते हैं, फिर उनसे अलायंस भी कर लेते हैं या एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अभी तो आपने कहा अलायंस क्यों नहीं किया, और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं इस वक्त तो सब आपने तो नहीं किया ना। अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी से भी हो जाएगा अलायंस। नहीं किया ना, तो विकेट के चारों तरफ कौन खेल रहा है? विकेट के चारों तरफ तो ये सब खेल रहे हैं। सर, जब इलेक्शन के बाद अलायंस होता है तो हमारा इत्तेहाद यूथ से होता है। नहीं, इलेक्शन के बाद तो भाई पार्टियां आपस में बैठती हैं ना, मतलब हम कोई मरीख में थोड़ी रह रहे हैं। जो भी लाइक माइंडेड पार्टियां होंगी, एजेंडा है असल में। हमारे पेश नजर हमारी जात नहीं है, सब ये जानते हैं। विकेट के दोनों और चारों तरफ वो लोग खेलें कि जिनको अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ चाहिए, अपने खानदान के लिए चाहिए। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमारा एजेंडा होगा हमारे शहर की तामीर, तरक्की, हमारे बच्चों की एजुकेशन, फ्री आईटी एजुकेशन, खवातीन की हैरेसमेंट के हवाले से हमने पूरा एक लायामल दिया है कि उनको कैसे प्रोटेक्शन मिले, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, पानी का K4 मंसूबा, सीवरेज का S3 मंसूबा। लास्ट क्वेश्चन आपने मुझे याद करा दिया हाफिज साहब, ये बता दें, आपने खवातीन का जिक्र किया, ये हम बार बार हर वक्त, मैं तो कितने सालों से जमात इस्लामी को कर रही हूँ प्रेस के आप बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ओनली डेमोक्रेटिक पार्टी प्रॉबेबली, लेकिन खवातीन की टिकटें कैसे देते हैं आप लोग? सबसे ज्यादा दी हैं हमने। आप कौमी असम्बली की टिकटें देखें, जमात इस्लामी ने जनरल सीट पर सबसे ज्यादा रेशो के एतबार से सीटें खवातीन को खड़ा किया। कितनी परसेंट? और हमारी अभी काउंसिल में भी सीटें हैं, और जो सिलेक्टेड जो रिक्वायरमेंट है वो दी है ना। ओके, थैंक यू सो मच। हमें ज्वाइन करे थे हाफिज साहब फ्रॉम कराची। डू गिव मी योर फीडबैक। इंटरेस्टिंग डेमोग्राफी होती है कराची के इलेक्शन की, क्योंकि इट कैन मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।